आज के चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले उस खौफनाक सच्चाई के बारे में बताया जाता है जो इन स्पेक्ट्रल क्रीचर्स यानी मरे हुए जीवों को इतना ज़्यादा खतरनाक बनाती है। और वो सच ये है कि जब तक इन क्रीचर्स की स्पिरिट फायर यानी इनकी आत्मा की आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाती, तब तक ये कभी मर नहीं सकते। मतलब तुम इन्हें कितना भी काट लो, ये साले फिर से स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से पावर सोख कर अपने शरीर को दोबारा बना लेंगे। लेकिन हाँ, इन मरे हुए मुर्दों को दोबारा से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी एनर्जी आती है सीधे स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के अंदर से। अब पिछले कुछ सालों में हुओ यूहाओ ने इस डेमीप्लेन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। उसे पता चल गया है कि ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही डिमेंशन है जिसे महान इलेक्ट्रोलक्स ने खुद अपने दम पर बनाया था। ये दुओलो कॉन्टिनेंट जैसी किसी मेन दुनिया जितना स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये पूरी की पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी से बनी हुई है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हवा और ये सारे खौफनाक क्रीचर्स, सब कुछ सिर्फ एनर्जी है। जब इलेक्ट्रोलेक्स ने इसे बनाया था तो उसने किसी अनजान और बहुत ही खतरनाक तरीके का इस्तेमाल करके इसमें एक भयंकर स्टेबल एनर्जी डाल दी थी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि ये जगह खुद ब खुद चलती रहे। लेकिन जब इन स्पेक्ट्रल क्रीचर्स को बाहर लड़ने के लिए निकाला जाता है तो वो स्टेबल एनर्जी धीरे धीरे खर्च होने लगती है। हाँ, ये एनर्जी बहुत ही धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन अगर इसे वापस रिफिल नहीं किया गया तो एक दिन इस डेमीप्लेन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये पूरी डिमेंशन ही तबाह हो जाएगी। लेकिन गाइस, जैसे जैसे हुओ यूहाओ इस नेक्रोमैंसी यानी मुर्दों के जादू को समझ रहा है, उसके दिल में इलेक्ट्रोलक्स के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो एक जीनियस था। उसने सिर्फ इस जगह को स्टेबल ही नहीं बनाया, बल्कि उसने यहाँ एक मैजिकल फ्लो भी सेट कर दिया था। ये फ्लो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पौधे पानी पीने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर कोई स्पेक्ट्रल जीव बाहर की दुनिया में मरता है तो डेमीप्लेन की कुछ एनर्जी खत्म तो होती है, लेकिन वो बहुत ही मामूली सी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी वापस कैसे आती है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, उन जिंदा लोगों के जरिए जो इस डेमीप्लेन के अंदर आते जाते हैं। मान लो अगर हुओ यूहाओ अपना डेमीप्लेन खोलकर अंदर जाता है तो उसकी बॉडी की सारी एनर्जी अंदर जाते ही एक अजीब से बदलाव से गुजरती है। उसका ऑरा यानी आभा मंडल इस डेमीप्लेन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, जिससे डेमीप्लेन की एनर्जी बढ़ने लगती है। और ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक कि डेमीप्लेन की एनर्जी पूरी तरह से फुल ना हो जाए। और क्या तुम्हें पता है कि हुओ यूहाओ अपने साथ कौन सा ऑरा लेकर अंदर जाता है? वो है लाइट यानी कि रोशनी। बाहर की दुनिया की रोशनी और इंसान के दिल की अच्छाई से निकलने वाली लाइट ही इस डेमीप्लेन की सबसे बड़ी पावर सोर्स है। इसीलिए अगर इस डेमीप्लेन का मालिक एक अच्छे दिल वाला इंसान है जिसके पास लाइट का ऑरा है, तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं कि ये जगह कभी अपनी एनर्जी खो बैठेगी। और याद है ना, हुओ यूहाओ ने कुछ समय पहले पूरे के पूरे 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स को इस डेमीप्लेन के अंदर डाल दिया था। अब तुम खुद सोचो गाइस, 3000 जिंदा इंसानों की लाइट पावर कितनी ज्यादा होगी। उस वजह से अभी इस डेमीप्लेन की एनर्जी पूरी तरह से सैचुरेटेड यानी फुल हो चुकी है। पर फिर भी हुओ यूहाओ कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इस जगह की एनर्जी को फालतू में बर्बाद करे। आखिरकार ये मुर्दों की फौज ही तो इस जगह की नींव है, और ये मुर्दों की फौज हुओ यूहाओ की अपनी पर्सनल आर्मी है। हालांकि इन्हें खुलेआम मैदान जंग में इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज जैसी सिचुएशन के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अब एक आर्मी को ताकत के अलावा और क्या चाहिए होता है? एक लीडर, एक मार्शल। और यही वजह थी कि हुओ यूहाओ ने अपनी मेन मुर्दों की फौज को अभी आराम करने के लिए बोल दिया था। हुओ यूहाओ का मेन मकसद इन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स को हराना नहीं है, बल्कि उनकी एनर्जी को निचोड़ लेना है। लेकिन इस काम में मुर्दों की फौज की भी काफ़ी एनर्जी जा रही थी, इसलिए उनके लिए यही बेस्ट था कि वो अपनी ताकत बचा कर रखें। तभी अचानक से चारों तरफ से बहुत ही भारी और डरावनी आवाज़ों में मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आने लगती हैं। मुर्दों की उस खौफनाक भीड़ के बीच में से लिचेस यानी खतरनाक जादूगर मुर्दे खड़े होने लगते हैं। वो अपने हड्डियों से बने हुए स्टाफ हवा में उठाते हैं और बिल्कुल वही मंत्र पढ़ने लगते हैं जो हुओ यूहाओ पढ़ रहा था। एक बहुत ही भयानक मुर्दों वाला औरत तेजी से उठने लगता है और एक घनी भूरे रंग की धुंध पूरे जंगल को अपने अंदर निगलने लगती है। जंगल के जितने भी जिंदा जानवर थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। कोई भी उस ग्रे धुंध के टच में नहीं आना चाहता था। अब दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक ताकत जमा हो रही थी। इंपीरियल ड्रैगन और ईविल आई टायरेंट दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स की इस वक्त सच में फट के हाथ में आ चुकी थी।
उनके ऊपर इतना भयानक प्रेशर पड़ रहा था कि उन्होंने अनजाने में ही अपने प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगला हमला कितना खतरनाक होने वाला है और कब होने वाला है। वो लोग शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से पूरी तरह से निचोड़े जा रहे थे। तुम खुद सोचो यार, ये मुर्दे दिखने में कितने भद्दे और डरावने होते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने अगर कोई सड़ता हुआ मुर्दा आ जाए तो उसकी पहली रिएक्शन डर और घबराहट ही होगी। और इस खौफ के माहौल में उनका दिमाग उनकी बॉडी से भी तेजी से थक रहा था। और सच कहूं तो ये हुओ युहाओ भी यही चाहता था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि खुद हुओ युहाओ को भी नहीं पता था कि ये मुर्दों की फौज इन दोनों लीजेंस की इस कदर दिमाग की दही कर देगी। उनकी मेंटल थकान को मिटाना उनकी सोल पावर को वापस पाने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। ये दोनों लीजेंस पहले ही हुओ युहाओ और तांग वुटोंग के लगातार हमलों का शिकार हो चुकी थीं। उनके कई सारे सोल इंजीनियर्स अपनी जान गंवा चुके थे। वो लोग पहले से ही डरे और सहमे हुए थे। अब ऐसे में इतनी बड़ी मुर्दों की फौज को देखकर उनकी रूह क्यों नहीं कांपेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दोनों लीजेंस के जो कमांडर्स थे, श्यांग श्यूसन और यू तियानडयन, ये दोनों कमांडर्स कुछ अलग ही दिमाग दौड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो भी दुश्मन छुपकर वार कर रहा है, उसका असली मकसद इन दोनों 20 लॉर्ड रैंक लीजेंस को मुर्दों की फौज से हराना नहीं है, बल्कि वो इन्हें वापस आसमान में उड़ने पर मजबूर करना चाहता है। उन्हें लगा जरूर आसमान में कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, और अगर उनका दुश्मन कोई ईविल सोल मास्टर है तो पक्का वो अकेला नहीं होगा। बस इसी गलतफहमी की वजह से ये दोनों कमांडर्स इस वक्त काफी शांत थे। वो बस अपने दुश्मन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस मुर्दों की फौज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अपनी इस होशियारी के चक्कर में वो लोग एक सबसे बड़ी चीज को नजरअंदाज कर बैठे थे, और वो थी उनके अपने सोल इंजीनियर्स की मेंटल हालत। उनके अपने लॉन्डों की हवा टाइट हो रखी थी और कमांडर्स को लग रहा था सब कंट्रोल में है। करीब 1 मिनट तक वो डरावने मंत्र चलते रहे, और उसके बाद वो ग्रे रंग की धुंध सीधा उन दोनों लीजेंस के उस जुड़े हुए डिफेंसिव बैरियर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। बिना किसी ऑर्डर का इंतजार किए लॉन्डो ने अपने सारे के सारे सोल टूल से फायरिंग शुरू कर दी। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस ग्रे धुंध को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उन दोनों लीजेंस की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि उनके हमलों का उस ग्रे धुंध पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। हाँ गाइस, बिल्कुल भी असर नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यही एक सवाल इस वक्त वहां खड़े हर एक इंसान के दिमाग में गूंज रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वो ग्रे धुंध उनसे कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई, और उसके बाद वो धीरे धीरे जमीन पर बैठने लगी। उसने डिफेंसिव बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। ये देखकर उन सोल इंजीनियर्स ने अभी राहत की सांस ली थी कि अगले ही पल उनकी आंखें खौफ से और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। जमीन पर जो हड्डियां और कटे फटे मुर्दों के शरीर पड़े हुए थे, वो उस ग्रे धुंध को सोख कर दोबारा से जुड़ने लगे। वो जमीन से कंकालों और वैम्पायर्स का रूप लेकर दोबारा खड़े होने लगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ही इन सोल टूल्स के हमलों से कई सारे मुर्दे मारे जा चुके थे, लेकिन अब उन सारे मुर्दों के दोबारा जिंदा होने की वजह से वो पूरी की पूरी जगह खचाखच भर चुकी थी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हर एक सोल इंजीनियर के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि ये मरे हुए जीव कभी मर ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ा खौफ था। असलियत तो ये थी कि ये स्पेक्ट्रल क्रिएचर्स सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए ही जिंदा रह सकते थे। लेकिन बेचारे लॉन्डो को ये बात कहाँ पता थी। उन्होंने तो डर के मारे ये भी नोटिस नहीं किया कि जो मुर्दे दोबारा जिंदा हुए थे वो पहले वाले अबॉमिनेशंस और टेररनाइट्स जितने ताकतवर नहीं थे। वो तो सिर्फ कंकाल और वैम्पायर्स थे, जो मुर्दों की दुनिया में सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। गाइस, कहते हैं ना कि जब इंसान मौत के खौफ में होता है तो वो अपनी हदों को पार करके सबसे भयानक ताकत बाहर निकालता है। इस बात में कोई शक नहीं है, और यही उन दोनों लीजेंस के साथ भी हुआ। उनकी पूरी की पूरी लड़ने की ताकत अब बेकाबू होकर बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक और चमकदार हमले उन मुर्दों की फौज पर होने लगे, जिससे कई सारे मुर्दे टुकड़े टुकड़े हो गए। वो बेचारे कंकाल और वैम्पायर्स कुछ कदम ही चल पाते थे कि उन्हें चीर कर रख दिया जाता था। अनगिनत सोल इंजीनियर्स पागलों की तरह जोर जोर से दहाड़ रहे थे। वो अपने सबसे मजबूत सोल टूल्स का इस्तेमाल एकदम खूंखार तरीके से कर रहे थे। वो बस पागलों की तरह अंधाधुंध हमले किए जा रहे थे। वहां एक खतरनाक एनर्जी का तूफान आ गया था। डरावनी सोल रेज और तोपों के गोलों ने उस पूरे इलाके को मौत के घाट में बदल दिया था। अब वहां कोई लाशें नहीं बची थीं। इस बार जब वो मुर्दे गिरे तो उनके शरीर सीधे राख में बदल गए। मुर्दों और उन दोनों लीजेंस के बीच हुई इस भयानक टक्कर की वजह से जमीन भी अंदर की तरफ धंसने लगी थी। अगर आसमान से देखा जाए तो वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला दिखाई दे रहा था। उसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था।
शुरुआत में जू टियानयुआन और जिया जिक्शुआनचेन अपनी दोनों लीजेंड्स के इस खतरनाक हमले को देखकर काफी खुश और संतुष्ट हो रहे थे। उन्हें लगा उनके लौंडे तो फुल जोश में हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी लीजेंड्स कुछ ज्यादा ही खूंखार हो गई थीं और उनके इस जोश में कुछ अजीब सी बात थी। ये कोई लड़ने का जज्बा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। डर। जिया जिक्शुआनचेन को फाइनली समझ में आ गया कि उसके सारे के सारे सोल इंजीनियर्स इस वक्त खौफ से कांप रहे थे। वो बहादुरी से नहीं, बल्कि मौत के डर से पागलों की तरह हमले कर रहे थे। उसे ये बात समझ तो आ गई थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर जिया जिक्शुआनचेन पागलों की तरह चीख रहा होता है, रुक जाओ, हमला करना बंद करो बेवकूफों। लेकिन भाई साहब, उसकी आवाज सुनेगा कौन? वहां तो धमाकों का ऐसा बहरा कर देने वाला शोर मच रखा था कि खुद के बगल वाले की आवाज सुनाई न दे। सैकड़ों सोल इंजीनियर्स की सच में फटके हाथ में आ चुकी थी और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खौफनाक रात जी रहे थे। वो अपने सोल टूल से अपनी पूरी ताकत लगाकर बस अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सामने जो भी डरावना मुर्दा दिखे उसे चीर कर रख दो। हालत इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि जिया जिक्शुआनचेन ने आगे बढ़कर अपने कुछ लौंडों को धक्का देकर जमीन पर गिराया ताकि वो रुक जाएं। लेकिन वो बंदे जमीन पर गिरते ही तुरंत स्प्रिंग की तरह वापस उछलकर खड़े हो जाते और फिर से फायरिंग करने लगते। जब तक किसी को बेहोश न कर दिया जाए, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये पागलों वाला खूनी खेल पूरे 5 मिनट तक चलता रहा और फाइनली जब सामने मारने के लिए कोई भी मुर्दा नहीं बचा, तब जाकर उन लौंडों की फायरिंग धीरे धीरे रुकी। अब आप खुद सोचो, जिया जिक्शुआनचेन और जू टियानयुआन, जो कि इतने बड़े कमांडर्स हैं, उनकी शक्लें इस वक्त देखने लायक थीं, एकदम पीली पड़ चुकी थीं। देखो यार, सोल इंजीनियर्स आर्मी में बहुत ज्यादा इज्जतदार माने जाते हैं, लेकिन आखिर में वो हैं तो सैनिक ही ना। और एक सैनिक का सबसे पहला काम होता है अपने कमांडर का ऑर्डर मानना। अगर सैनिक ऑर्डर मानना बंद कर दे तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और जंग के मैदान में इससे ज्यादा खौफनाक बात कोई और नहीं हो सकती। खैर, जब वो फायरिंग रुकी तो उन लॉन्डो का डर थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में पागल हो रखे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सारे मुर्दों को मार गिराया है, क्योंकि जमीन पर अब किसी मुर्दे का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही उनका ये एड्रेनलिन रश खत्म हुआ, उनके शरीर की सारी थकावट बाहर आ गई। कई सारे लौंडे तो हांफते हुए सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। इस वक्त वो शायद शरीर से इतने नहीं थके थे, लेकिन दिमागी तौर पर उनका पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था। तभी जिया जिक्शुआनचेन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बिजली की रफ्तार से भागते हुए उन सोल इंजीनियर्स के पास पहुंचता है जो रडार और सर्वेलेंस का काम संभाल रहे थे। लेकिन अफसोस, वो 1 सेकंड लेट हो गया। सर्वेलेंस वाले एक लौंडे ने रडार स्क्रीन देखकर हड़बड़ाहट में जोर से चिल्लाया, क्या बाहर अभी भी इतने सारे मुर्दे क्यों हैं? जिया जिक्शुआनचेन ने तुरंत आगे बढ़कर उसका मुंह दबा लिया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। वो लौंडा वो बात बोल चुका था जो उसे बिल्कुल नहीं बोलनी थी। जमीन पर पड़े हुए वो थके हारे सोल इंजीनियर्स, जो अभी अभी खुश हो रहे थे, ये बात सुनते ही एकदम सुन्न पड़ गए। और भी हैं, अभी और मुर्दे बाकी हैं, तो फिर अभी तक जो हमने अपनी जान की बाजी लगाकर फायरिंग की, उसका क्या फायदा हुआ? गाइज, इस एक पल में जो उनके अंदर खौफ पैदा हुआ ना, वो पहले वाले खौफ से 10 गुना ज्यादा भयानक था। कुछ लौंडे जो दिमागी तौर पर पहले ही टूट चुके थे, उनका तो पूरा का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। वो पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए प्रोटेक्टिव सोल बैरियर के बाहर की तरफ भागने लगे। उनके चेहरे डर के मारे पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। वो बस किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहते थे। और तभी बैंग 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 बैंग, हवा को चीरती हुई एकदम सटीक सोल रेज आकर सीधे उन भागने वाले लौंडों के सिर के आर पार हो गई। हेडशॉट। जो पहले 6 सोल इंजीनियर्स अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, वो अगले ही पल खून के तालाब में तड़पकर मर चुके थे। सारे के सारे सोल इंजीनियर्स ने एकदम सदमे में पीछे मुड़कर देखा कि आखिर ये गोलियां चलाई किसने हैं, और वहां सामने खड़ा था उनका अपना कमांडर जू टियानयुआन। उसकी आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। एकदम खामोश, जिसने भी बगावत करने की या यहां से भागने की कोशिश की, उसे यहीं कुत्ते की मौत मार दूंगा। जू टियानयुआन की ये ठंडी और खूंखार आवाज वहां खड़े हर एक बंदे के कानों में गूंज गई। इस एक हरकत ने उन लौंडों के अंदर मिलिट्री डिसिप्लिन का डर वापस जगा दिया। अगले ही पल जू टियानयुआन ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और उसके हाथ में एक गहरे जेड ब्लू यानी हरे नीले रंग का एक बेहद ही खतरनाक सोल कॉनन शेल चमकने लगा। तुम लोग पागलों की तरह किस बात से डर रहे हो? बिल्कुल निकम्मे हो चुके हो क्या? भूल गए कि तुम कौन हो? हम सन मून एम्पायर की रक्षा करने वाले हाथ हैं। हम एक बीस्ट लॉर्ड रैंक की सोल लीजन है। हमारे सामने चाहे कोई भी दुश्मन आ जाए, उसे हमारे सामने घुटने टेकने होंगे। डरने की क्या बात है? इसे देख रहे हो? ये जो मेरे हाथ में है, ये क्लास 9 स्टेशनरी सोल कॉनन शेल है।
उसका ये डायलॉग सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जू टियानयुआन आगे चिल्लाता है, तो क्या हुआ अगर पहले जैसा हमला 10 या 100 गुना ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ जाए? हम उन्हें चुटकियों में मिटा सकते हैं। क्या तुम लोग सिर्फ कुछ बदसूरत मरे हुए जीवों को देखकर डर से कांप रहे हो? अब चुपचाप खड़े होकर देखो, देखो कि इस बार इनमें से कितने मुर्दे जिंदा बचते हैं। ये बोलते ही जू टियानयुआन के कंधे पर एक विशाल और भारी भरकम तोप आ गई। एक वाइस कमांडर ने खुद आगे बढ़कर उस जेड ब्लू शेल को तोप के अंदर लोड किया। जू टियानयुआन ने तो निशाना लगाने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधा फायर कर दिया। बूम! दूर जंगल में एक खौफनाक जेड ब्लू रोशनी फटी जिसने पूरे आसमान को अंधा कर दिया। एक इतनी विशाल और भयानक एनर्जी की लहर वहां से गुजरी कि ऐसा लगा जैसे उस एक पल के लिए पूरी दुनिया ही जेड ब्लू रंग में रंग गई हो। जब धमाका शांत हुआ तो सर्वेलेंस वाले बंदे ने देखा कि रडार से 1/3 लाल डॉट्स यानी दुश्मन एक ही झटके में गायब हो चुके थे। उनका नामो निशान मिट चुका था। ये थी एक टॉप ग्रेड क्लास 9 शेल की असली ताकत। इस भयानक धमाके और उस रोशनी को देखकर फाइनली उन सोल इंजीनियर्स का मोराल वापस आ गया और उनका डर गायब हो गया। उन्होंने शर्मिंदगी से अपने सिर झुका लिए और अपनी बुजदिली पर पछताने लगे। जिया जिक्शवैनचन ने भी राहत की सांस ली और जू टियानयुआन को थम्स अप दिया। लेकिन गाइस, सच्चाई कुछ और ही थी। जू टियानयुआन अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से जानता था कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे किसी भी कीमत पर उस क्लास 9 शेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो मुर्दे तो सिर्फ इविल सोल मास्टर्स द्वारा बुलाए गए सम्मन्स यानी कठपुतलियां थे। उस शेल से वो असली दुश्मन को तो मार ही नहीं पाए। उसने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का सिर्फ कुछ फालतू मुर्दों पर जाया कर दिया। मुर्दों पर बर्बाद कर दिया। इससे उनका असली दुश्मन आगे जाकर और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा और उसे मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर क्या उसके पास कोई और रास्ता था? नहीं। उसके लॉन्डो की हवा पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी और वो बगावत पर उतर आए थे। उन्हें कंट्रोल करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा था। अब वहीं दूसरी तरफ चलते हैं हमारे मेन हीरो हुओ यूहाओ के पास। भाई साहब, इस वक्त हुओ यूहाओ की खुद की धड़कनें तेज हो रखी थीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने वाला बंदा सीधा क्लास 9 शेल यानी एक न्यूक्लियर बम ही दाग देगा। शुक्र है कि यूहाओ का स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे इलाके में फैला हुआ था। जैसे ही शू तियानयुएन ने वो शेल बाहर निकाला, यूहाओ को तुरंत खतरे का एहसास हो गया था। उसने बिजली की तेजी से अपने मुर्दों की फौज को ऑर्डर दिया कि वो 2 हिस्सों में बट जाएं और उस शेल के रास्ते से हट जाएं। लेकिन फिर भी उस धमाके का दायरा इतना बड़ा था कि यूहाओ की आर्मी को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और हाँ, खुद यूहाओ और टैंग वुटोंग ने भी वहां से भागकर दूर छुपने में ही अपनी भलाई समझी। हो यूहाओ ने इस जंग में जो एक तरफा बढ़त बना रखी थी, वो इस एक क्लास 9 शेल के धमाके की वजह से काफी कम हो गई थी। ऐसा नहीं है कि यूहाओ के पास क्लास 9 शेल नहीं था, बिल्कुल था। लेकिन वो ठहरा पक्का कंजूस, मतलब समझदार। वो अपने इतने कीमती शेल को ऐसे फालतू में बर्बाद नहीं करने वाला था जब तक कि मरने की नौबत ना आ जाए। इसने एक क्लास 9 शेल इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। कुछ देर के झटके के बाद हुओ यूहाओ ने खुद को शांत किया और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसने एनालाइज किया कि जब दुश्मन को किसी भी हालत में वो शेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने किया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग मेरे दबाव के आगे पूरी तरह से टूट रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं। वो 6 भागने वाले लौंडे इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे। अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है, तो हुओ यूहाओ ने डिसाइड किया कि वो इस प्रेशर को कम नहीं होने देगा, बल्कि अब वो अपना खेलने का तरीका बदलने वाला था। उसने तुरंत अपनी मुर्दों की फौज को पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया। आखिरकार एक क्लास 9 शेल की तबाही बहुत खतरनाक होती है और अल्टीमेट डॉलो भी उसे सीधे अपने मुंह पर झेलने की हिम्मत नहीं करता। तो क्या हुओ यूहाओ के पास सिर्फ यही एक मुर्दों वाली चाल थी? बिल्कुल नहीं। भूलना मत गाइज, वो सिर्फ एक ताकतवर टाइटल डाउलो ही नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक क्लास 9 सोल इंजीनियर है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि सोल टूल्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोटेक्टिव सोल बैरियर दुश्मन ने लगा रखा है, ये किसी भी तरह के एनर्जी ब्लास्ट या स्पिरिचुअल अटैक को तो रोक सकता है, लेकिन ये तापमान यानी टेम्परेचर को नहीं रोक सकता। साइंस की भाषा में समझे तो तापमान भी एक तरह की एनर्जी है, लेकिन ये हवा के अलावा भी कई चीज़ों से होकर गुजर सकती है। आज की सोल टूल टेक्नोलॉजी के हिसाब से तापमान में होने वाले बदलाव को पूरी तरह से रोकना लगभग नामुमकिन है। अब वापस चलते हैं दुश्मन के खेमे में। वो गए, मुर्दे गायब हो गए। बैरियर के अंदर खुशी की चीखें गूंजने लगी। शू तियानयुएन ने फाइनली एक लंबी राहत की सांस ली। उसका सीना चौड़ा हो गया। उसे लगा कि उसके एक क्लास 9 शेल की दहशत देखकर दुश्मन दुम दबाकर भाग गया है। शाह शुक चैन भी अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। उसने पास आकर धीरे से कहा, भाई शू, अब सबको थोड़ा आराम करने दो। हम इस थकी हुई हालत में यहां से निकल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। शू तियानयुएन ने सिर हिलाया।
उसने ऑर्डर दिया कि इंपीरियल ड्रैगन वाले लौंडे बैरियर को चालू रखेंगे और ईविल आई टायरेंट वाले लौंडे लेटकर आराम करेंगे। तभी शूतियान यूएन ने आसमान की तरफ देखा और थोड़ा हैरान होते हुए बोला, ये डोलिंग एम्पायर का मौसम भी कितना अजीब है, हमेशा मनहूस सा रहता है। अरे, ये बर्फ गिर रही है क्या? डोलिंग एम्पायर नॉर्थ की तरफ है, इसलिए वहां वैसे भी ज्यादा ठंड होती है। आसमान से धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और देखते ही देखते पूरी जमीन और उनका बैरियर सफेद बर्फ से ढक गया। उन सोल इंजीनियर्स को अभी भी कोई खतरे का एहसास नहीं था। वो बस हंस रहे थे कि उनके बैरियर पर बर्फ गिर रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम बर्फ नहीं है। ये हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस का खौफनाक जाल है जो उन्हें जिंदा जमाने के लिए आ रहा है। अब देखो, इस बैरियर का खुद का तो कोई टेम्परेचर होता नहीं है, लेकिन अंदर जो उन लॉन्डों ने पागलों की तरह फायरिंग की थी, उसकी गर्मी से बैरियर के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में थोड़ा फर्क आ गया था। इसी वजह से शुरुआत में जो बर्फ बैरियर पर गिर रही थी वो पिघल जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे बर्फबारी इतनी ज्यादा तेज हो गई कि पिघलने की स्पीड कम पड़ गई और उस बैरियर के ऊपर एक मोटी सी बर्फ की परत जमने लगी। दूर से देखने पर वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सा सफेद रंग का आधा अंडा रखा हो। दिखने में तो बड़ा मस्त लग रहा था। अंदर बैठे लॉन्डो में से एक धीरे से कांपते हुए कहता है, यार, ये डोलिंग एम्पायर का मौसम तो सच में बहुत अजीब है। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। और ये बोलते हुए वो अपने कपड़ों को कसकर लपेट लेता है। असल में वो सारे सोल इंजीनियर्स थोड़ी देर पहले ही अपनी पागलों वाली फायरिंग की वजह से पसीने से भीग चुके थे और अब अचानक से गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी थी। हर कोई ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े कसने लगा। बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही थी और उस बैरियर के ऊपर जमा बर्फ की परत भी और ज्यादा मोटी होती जा रही थी। अब भले ही टेम्परेचर और ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा था, लेकिन बैरियर के अंदर बैठे उन लॉन्डों की कुल्फी जमनी शुरू हो चुकी थी। तभी शूतियान यूएन ने अपने कुछ लॉन्डों को ऑर्डर दिया कि वो आग जलाएं ताकि सब लोग खुद को थोड़ा गर्म रख सकें, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी शिफ्ट के हिसाब से खाना भी शुरू कर दिया। जल्द ही शूतियान यूएन और शाह शुक चैन के लिए गर्मा गर्म सूप लाया गया। उन दोनों के अंदर तो वैसे भी सोल पावर कूट कूट कर भरी थी, तो उन्हें मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। सूप के कुछ घूंट पीते ही उनके शरीर में गर्मी आ गई और वो एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए। शूतियान यूएन कहता है, भाई शाह, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा मेन मिशन तो इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन वापसी में हमें इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। शाह शुक चैन की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वो अपना सूप खत्म करता है और कहता है, एक बार हम वापस पहुंच जाएं, उसके बाद हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस होली गोस्ट चर्च का नामो निशान नहीं मिटा देते। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ डालने की? लगता है उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अब इन बेवकूफ़ों को तो ये तो पता नहीं था कि उन पर हमला हुओ युहाओ कर रहा है, तो उन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम होली गोस्ट चर्च पर ही थोप दिया। शूतियान यूएन भी अपनी खूंखार शक्ल बनाते हुए कहता है, हाँ, ये कमीना होली गोस्ट चर्च, मुझे तो लग रहा है कि वो अभी भी यहीं कहीं छुपे होंगे। मैं तो सच में चाहता हूं कि वो यहीं हो। बस दिक्कत यह है कि हमारे राडार उनकी सही लोकेशन नहीं पकड़ पा रहे हैं, वरना वो मेरा एक क्लास 9 शेल उन्हें मारे ना मारे, लेकिन उनकी खाल जरूर उधेड़ देता। हम इतने मजबूर कब से हो गए यार? शाह शुकचैन ने बात टालते हुए कहा, छोड़ो यार इन बातों को, अभी हमें आराम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे हमें अपना प्लान भी पूरा करना है। शाह शुकचैन उठते हुए बोला, ठीक है, मैं जाकर एक बार राडार चेक कर लेता हूँ। बाहर बर्फ की वजह से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बस राडार ही हमारा इकलौता सहारा है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। शूतियान यूएन मजे से बोला, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे उस क्लास 9 शेल में उनमें से कईयों की तो जान निकाल ही दी होगी, और अगर उनमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो अब तक दुम दबाकर भाग चुके होंगे। शाह शुकचैन ने सिर हिलाया, लेकिन वो ठहरा सतर्क इंसान, तो वो फिर भी राडार चेक करने चला गया। वो जल्द ही वापस आ गया और उसने बताया कि बाहर सब कुछ एकदम शांत है और राडार पर कोई भी दुश्मन नजर नहीं आ रहा। अब देखो गाइस, अंदर तो उन लॉन्डों ने आग जलाकर बढ़िया गर्मी कर रखी थी, लेकिन बाहर गिरती हुई बर्फ की वजह से टेम्परेचर लगातार माइनस में जाता जा रहा था, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उस बैरियर के ऊपर अब सिर्फ बर्फ ही नहीं बल्कि बर्फ के नीचे एक बहुत ही मोटी बर्फ की मजबूत परत जमने लगी थी। और सन मून एम्पायर के वो महंगे और एडवांस्ड राडार कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस प्रोटेक्टिव सोल बैरियर के ठीक बाहर चुपचाप एक बंदा खड़ा था। ये बंदा और कोई नहीं, हमारा हुओ युहाओ था, और इसके शरीर का टेम्परेचर बाहर की हवा के टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर था, इसलिए उनके थर्मल राडार्स इसके सामने एकदम कबाड़ साबित हो रहे थे। यहां तक कि ऑसिलेशन डिटेक्टर्स भी इसके शरीर से गुजरने पर कोई गड़बड़ नहीं पकड़ पा रहे थे। वो बस खामोशी से वहां खड़ा था और उसका बायां हाथ उस बर्फ की मोटी परत पर रखा हुआ था। बाहर का टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे जा चुका था और गिरती हुई बर्फ की वजह से बाहर का नज़ारा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। लेकिन अंदर बैठे उन बेवकूफ़ों को ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा था,
क्योंकि उस बर्फ की मोटी परत ने उनके बैरियर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, उन बेवकूफ़ों को ये एहसास ही नहीं था कि उस बर्फ की परत के अंदर कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी ताकतें मिल चुकी थीं। ये ताकतें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थीं, लेकिन वो उस बर्फ के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से घुल मिल चुकी थीं। और इसी वजह से बैरियर के अंदर और बाहर के टेम्परेचर का कोई भी कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। उनके थर्मल डिटेक्टर्स बाहर की गर्मी तो नाप सकते थे, लेकिन वो बाहर के असली ठंडे तापमान का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। इसलिए अंदर बैठे उन लौंडों को भनक तक नहीं थी कि बाहर की दुनिया सच में जम चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। बैरियर के बाहर बर्फ और वो बर्फ की मोटी परत दोनों ही लगातार बढ़ती जा रही थीं। इंपीरियल ड्रैगन और ईवल आई टायरेंट लीजेंड्स ने पूरे 4 घंटे तक वहां आराम किया। उन्होंने शिफ्टों में अपनी नींद भी पूरी कर ली थी, ताकि उनका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। अब वो सब लोग एकदम चौड़े होकर बैठे थे, फुल ऑप्टिमिस्टिक मूड में। शू तियान मजे से हंसते हुए बोला, देखा, बाहर बिल्कुल भी हलचल नहीं है। लगता है वो सच में भाग गए। अगर वो यहां होते तो क्या वो हमें इतने आराम से रिकवर होने देते? पूरे 4 घंटे आराम करने के बाद वो दोनों कमांडर्स अब अपनी पीक कंडीशन में वापस आ चुके थे। लेकिन वो बेवकूफ ये भूल गए कि उन्होंने पूरे 4 घंटे बर्बाद कर दिए थे। और हो यू हाउ जैसे मास्टरमाइंड के लिए 4 घंटे का मतलब है पूरी दुनिया को पलट कर रख देना। भाई शू, क्या अब हमें यहां से निकलना चाहिए? शा श्वेंचन ने पूछा। शू तियान ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, बर्फ काफी ज्यादा जम चुकी है। हमें अब जल्दी निकलना चाहिए। और हाँ, बाहर निकलते ही सबको अलर्ट रहने को बोल देना। शा श्वेंचन के अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दिया, सब लोग अलर्ट हो जाओ। तुम लोग 10-10 की टीम बनाओगे और हर टीम अपना एक छोटा लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर तैयार करेगी। फॉर्मेशन एकदम टाइट रखना, हम यहां से निकलने वाले हैं। ये सुनते ही सारे लॉन्डों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो लोग वहां काफी देर से फंसे हुए थे और अब बस अपने घर वापस जाकर चैन की नींद सोना चाहते थे। उनके ऑर्डर के हिसाब से उन सब ने मिलकर जो वो एक बड़ा सा मेन बैरियर बना रखा था, उसे धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और अपनी अपनी 10 लोगों की टीम के छोटे छोटे बैरियर चालू कर लिए। लेकिन गाइस, जैसे ही उनका वो बड़ा बैरियर हटा, वो सब एकदम भौचक के रह गए। क्योंकि उनका मेन बैरियर तो हट चुका था, लेकिन उनके ऊपर अभी भी एक वैसा ही बड़ा सा आधा गोल बैरियर मौजूद था। और ये बैरियर किसी सोल पावर का नहीं, बल्कि पूरी तरह से बर्फ और स्नो से बना हुआ था। अरे बाप रे, ये सारी बर्फ तो एकदम ठोस आइस बन चुकी है। एक लौंडा चिल्लाया। अब वो बाहर का नज़ारा नहीं देख पा रहे थे, बस ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इग्लू यानी बर्फ के घर के अंदर खड़े हों। शा श्वेंचन ने तुरंत ऑर्डर दिया, अपनी सोल रेज चलाकर इस बर्फ की दीवार को तोड़ दो। एक लौंडे ने तुरंत अपनी सोल रे फायर की और उस बर्फ की दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से बाहर की रोशनी अंदर आई, लेकिन रोशनी के साथ साथ एक ऐसी बर्फीली और कंपा देने वाली हवा भी अंदर आई कि सबकी हड्डियां तक कांप उठीं। शू तियान और शा श्वेंचन दोनों हैरान है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था कि उनके बैरियर के ऊपर सच में बर्फ का एक घर बन गया हो। लेकिन अब उनके पास सोचने का टाइम नहीं था। शू तियान ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, हर यूनिट अपनी अपनी सोल रे फायर करेगी और इस बर्फ की दीवार को उड़ा देगी। बाहर निकलते ही सबको सीधे आसमान की तरफ उड़ना है। एक दूसरे से चिपक कर रहना शुरू करो। सामने वाली लाइन के लॉन्डो ने तुरंत अपने सोल टूल्स उठाए और उस बर्फ की दीवार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। क्रैक क्रैक क्रैक। वो बर्फ की दीवार टूटकर बिखर गई और बाहर का रास्ता खुल गया। लेकिन जैसे ही वो दीवार टूटी, बाहर से ऐसी खौफनाक और जमा देने वाली बर्फीली हवाएं अंदर घुसी कि उनके बैरियर्स भी कांप उठे। हवाएं तो बैरियर से टकराकर रुक गईं, लेकिन वो जानलेवा ठंड वो सीधे उनके लौंडों की हड्डियों में घुस गई। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर पूरी तरह से एक बर्फीली दुनिया बन चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ। भयानक बर्फीले तूफान चल रहे थे और हवा में बर्फ के टुकड़े पागलों की तरह नाच रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि बाहर इतनी भयानक तबाही मची हुई है, क्योंकि वो बर्फ की परत उन्हें सब कुछ देखने से रोक रही थी। और इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर आते, वो भयानक ठंड उनके शरीर में घुसने लगी। टेम्परेचर कुछ ही सेकंड्स में -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका था। और ये तब था जब उनके प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स ने आधी से ज़्यादा ठंड को रोक रखा था। हर एक सोल इंजीनियर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर में बर्फ का ठंडा पानी भर दिया हो। उनका खून सच में जमने लगा था। इस अचानक हुए हमले से वो सब बुरी तरह से कांपने लगे और उनके शरीर एकदम अकड़ गए। वो सब सोल मास्टर्स थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करके उस ठंड से लड़ने की कोशिश की।
लेकिन ये हो यू हाओ की अल्टीमेट आइस थी। उनकी आर्म सोल पावर इस ठंड के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पा रही थी। ये तो बहुत गड़बड़ है। शू तियान और शिया श्वेंचन को फाइनली समझ में आ गया कि उनके साथ क्या खेला हो चुका है। ये कोई आम मौसम की ठंड नहीं थी, ये किसी बहुत ही खतरनाक दुश्मन की चाल थी। और ये ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, खासकर जब हवा में उड़ते हुए बर्फ के टुकड़े उनके बैरियर से टकराकर खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे। शिया श्वेंचन ने बिना एक पल की देरी किए पूरी ताकत से चिल्लाकर ऑर्डर दिया, सब लोग बाहर भागो, आसमान में उड़ो, जल्दी। इस वक्त उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह यहां से जिंदा निकलना। उन्हें समझ आ गया था कि वो दुश्मन के एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। उन्हें लगा कि कोई भी सोल स्किल पूरी दुनिया को तो जमा नहीं सकती, इसलिए अगर वो किसी तरह आसमान में उड़ गए तो वो इस खतरनाक ठंड से बच जाएंगे। शिया श्वेंचन का रिएक्शन टाइम बहुत तेज था और वो सबसे पहले हवा में उड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन गाइज, तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। वो बर्फ का गुंबद जिसे देखकर वो अभी कुछ देर पहले मजे ले रहे थे, वो बिना किसी वार्निंग के अचानक से फट गया। बूम बूम बूम, एक बहुत ही भयानक धमाके की आवाज गूंजी और उस अल्टीमेट आइस के अनगिनत टुकड़े बम की तरह चारों तरफ छिटक गए। इस धमाके की ताकत इतनी खौफनाक थी कि उससे एक भयानक तूफान पैदा हुआ, जिसने उन सारे सोल इंजीनियर्स के छोटे छोटे बैरियर्स को एक ही झटके में अपने अंदर निगल लिया। हर एक बैरियर के अंदर 10-10 लौंडे थे जो 4 या 5 रिंग वाले सोल मास्टर्स थे। उनकी कंबाइंड ताकत अच्छी खासी थी, लेकिन एक टाइटल डोलुओ यानी हो यू हाओ की अल्टीमेट आइस के सामने उनकी क्या औकात थी। यहां असली ताकत का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। उस खौफनाक बर्फ के गुंबद के फटने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस बर्फ के अंदर से किसी भी तरह की सोल पावर की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए वो सारे के सारे लौंडे एकदम बेफिक्र थे, और ऊपर से उस जानलेवा ठंड ने उनके शरीर इस कदर अकड़ा दिए थे कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो भयानक धमाका हुआ, बर्फ की परत के सबसे करीब खड़ी 4 सबसे कमजोर सोल इंजीनियर टीमों के तो परखच्चे उड़ गए। गाइज, सीधे सीधे 40 सोल इंजीनियर्स उसी पल हवा में चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गए। कमांडर शिया श्वेंचन, जो बस बाहर निकलने ही वाला था, वो भी उस भयानक धमाके की ताकत से पीछे की तरफ बुरी तरह से फेंका गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी मची हुई थी। उन लॉन्डों ने जान बचाने के लिए अपनी डिफेंसिव पावर को एकदम मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया। अचानक से एक बहुत ही तेज अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी चमकी और कमांडर शू तियान की छाती से एक सुनहरी बीम निकली। ये बीम तुरंत एक बैरियर में बदल गई जो ऊपर से गिरती हुई बर्फ को रोकने की कोशिश कर रही थी। शू तियान ने बिजली की तेजी से दौड़कर शिया श्वेंचन को पकड़ा और दोनों ने मिलकर एक मजबूत प्रोटेक्टिव सोल बैरियर खड़ा किया और पागलों की तरह बाहर की तरफ भागे। वो धमाका जितनी तेजी से हुआ था और जितना भयानक था, वो उतनी ही तेजी से शांत भी हो गया। धमाका रुकने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका दिल दहल गया। 30 में से 3 और टीमों के बैरियर्स पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि वो उतने मजबूत नहीं थे। वो लौंडे धमाके से उड़े तो नहीं थे, लेकिन उस जानलेवा ठंड की वजह से वो सब के सब वहीं खड़े खड़े बर्फ की मूर्तियां बन चुके थे। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बर्फ की मूर्तियां बनने के कुछ ही सेकंड्स बाद वो मूर्तियां भी टूटकर बिखर गईं। उनके शरीर के टुकड़े जमीन पर हर तरफ फैले हुए थे। वहां का नजारा देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। सिर्फ एक झटके में 70 यानी 70 सोल इंजीनियर्स मिट्टी में मिल चुके थे। कुछ और टीमों के बैरियर्स भी लगभग टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अफरा तफरी के बीच अपनी पूरी जान लगाकर अपनी सोल पावर को खींचा और किसी तरह अपने बैरियर्स को दोबारा सील कर लिया। बस इसी वजह से वो मरने से बाल बाल बच गए। जैसे ही वो सब उस बर्फ और मौत के जाल से बाहर निकले, उन दोनों क्लास 9 सोल इंजीनियर्स यानी कमांडर्स ने गुस्से में पागल होकर अपने सबसे खतरनाक हमले चारों दिशाओं में दागने शुरू कर दिए। पागलों की तरह सोल रेज और तोपों से हर तरफ अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। इस वक्त इतना भारी नुकसान उठाने के बाद भी उन दोनों बीस्ट लॉर्ड रैंक लीजेंड्स ने दिखा दिया कि वो क्यों बेस्ट है। हर एक छोटी टीम ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आसमान में उड़ने का फैसला किया, और वो सब हवा में भी एक दूसरे से एकदम चिपक कर उड़ रहे थे ताकि कोई भी दुश्मन उन्हें अकेला ना पकड़ पाए। सू तियान, शिया श्वेंचन और बाकी के 4 वाइस कमांडर्स सबसे आखिर में हवा में उड़े। उन्होंने दिखा दिया कि वो असली लीडर्स हैं, जो अपनी आर्मी को सुरक्षित पीछे हटते हुए खुद कवर दे रहे थे। जैसा कि शिया श्वेंचन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, करीब 500 मीटर ऊपर हवा में जाने के बाद वो बर्फीली ठंड धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया।
लेकिन उन सोल इंजीनियर्स की शक्लें अभी भी खौफ और ठंड के मारे सफ़ेद पड़ी हुई थीं। 300 में से 70 लौंडे मारे जा चुके थे। शुरुआत में 2 पूरी लीजेंड्स आई थीं, लेकिन अब कुल मिलाकर सिर्फ एक ही बची थी। शिया श्वानशेन की शक्ल एकदम भूत जैसी सफ़ेद हो चुकी थी, और इसका कारण बहुत सीधा था। जिन 7 टीमों का आज नामो निशान मिट गया था, उनमें से 6 टीमें उसी की एविलाइट टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन की थीं। देखो गाइज, एविलाइट टायरेंट लीजन अपनी स्पीड के लिए मानी जाती है, लेकिन जब बात असली ताकत और मजबूती की आती है तो वो इंपीरियल ड्रैगन लीजन से काफ़ी पीछे है। और आज यही हुआ। इंपीरियल ड्रैगन लीजन ने अपनी मजबूती का फायदा उठाया और उन्हें बहुत कम नुकसान हुआ। सू थियानवेन ने हालात का जायजा लिया और समझ गया कि शिया श्वानशेन का दिमाग खराब क्यों हो रहा है। उसने शिया श्वानशेन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई शिया, टेंशन मत ले। जब हम वापस जाएंगे तो मैं रिजर्व टुकड़ी से तुझे और बंदे दे दूंगा। अभी हमें अपने लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन में ही रहना होगा। हम दुश्मनों को दोबारा कोई मौका नहीं दे सकते। ये धमाका इतना अचानक हुआ था कि उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। शिया श्वानशेन और सू थियानवेन को लग रहा था कि वो बहुत संभल कर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ बन गए। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो धमाका, जो एक क्लास 8 शेल जितना ताकतवर था, आखिर आया कहाँ से, और वो बर्फ के टुकड़े इतनी भयानक ताकत से फटे कैसे। उन्होंने तुरंत अपना लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन दोबारा चालू कर लिया, और इस बार कोई रिस्क ना लेते हुए दोनों लीजेंड्स के लॉन्डों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत उस बैरियर में झोंक दी, जिससे उसकी रोशनी एकदम प्योर और चमकदार हो गई। चलो पहले यहां से दूर उड़ते हैं, फिर बात करते हैं। जिस भी कमीने ने वो सब किया था, वो पक्का कोई डोमेन टाइप एबिलिटी थी, और ऐसी एबिलिटी में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मुझे पता है हम उन सालों को ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके लिए भी हमारा पीछा करना इतना आसान नहीं होगा। पहले इस मनहूस जगह से निकलते हैं। वो पूरी आर्मी तेजी से पश्चिम की तरफ उड़ने लगी। हवा में उड़ते हुए इतना बड़ा बैरियर मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम था, और वो इसे ज्यादा देर तक चालू नहीं रख सकते थे। लेकिन अभी उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अभी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी इस मौत के कुएं से बाहर निकलना। सू थियानवेन की हालत शिया श्वानशेन से थोड़ी ठीक लग रही थी, क्योंकि कम से कम उसके लौंडे कम मरे थे। शिया श्वानशेन को सू थियानवेन की बातों से थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन वो अभी भी अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि गाइज, रिजर्व टुकड़ी और मेन आर्मी के लौंडों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक एविलाइट टायरेंट लीजन के लेवल का बंदा तैयार करने में सालों लग जाते हैं। आज सच में शिया श्वानशेन का बहुत बड़ा कट गया था। उसकी लीजन के लगभग 2/3 लौंडे मारे जा चुके थे। तभी अचानक पीछे से एक लौंडे की घबराई हुई आवाज आई, कमांडर, ऐसा लग रहा है ये साथी अब और नहीं टिक पाएगा। सू थियानवेन ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे इंपीरियल लीजन का एक लौंडा अपने एक साथी को कंधे पर उठाए हुए था। जो बंदा घायल था, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका एक हाथ और एक पैर टूट चुका था। खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसका शरीर डरावने हद तक सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों से भी जिंदगी की चमक जा चुकी थी। ये देखकर सू थियानवेन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो हवा में तैरता हुआ उस लौंडे के पास गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, अलविदा मेरे साथी, तुम्हारी आगे की जर्नी अच्छी रहे। मैं वादा करता हूं वापस जाकर मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। ये कहते हुए सू थियानवेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस घायल लौंडे के माथे पर रख दिया। गाइज, आर्मी में ये एक रूल होता है, अगर किसी घायल सैनिक को बचाया नहीं जा सकता तो उसका कमांडर उसे अपने हाथों से मौत दे सकता है, ताकि वो तड़पे नहीं और एक हीरो की तरह मरे। इसके बाद ना सिर्फ उसे पूरी इज्जत के साथ दफनाया जाता है, बल्कि उसके परिवार को भी बहुत सारा पैसा और पेंशन मिलती है, और कमांडर को खुद उसके घर जाकर उसके परिवार वालों से मिलना पड़ता है। उस घायल लौंडे के चेहरे पर सुकून की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया। सू थियानवेन ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई। उसका प्लान था कि बस हल्का सा सोल पावर का झटका देकर उसे मार दे और फिर तुरंत अपना हाथ हटा ले, ताकि ज्यादा ताकत से उस बेचारे की लाश खराब ना हो जाए। आखिर वो उसी का साथी था, तो वो उसे बेरहमी से कैसे मार सकता था। शिया श्वानशेन ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कोई भी इंसान अपनी आंखों के सामने ऐसी मौत नहीं देखना चाहेगा। बाकी सारे लौंडों ने भी इज्जत में अपने सिर झुका लिए। लेकिन गाइज, तभी वो हुआ जिसने सबकी दुनिया हिला दी। अचानक सू थियानवेन का शरीर पूरी तरह से कांप गया। उस घायल लौंडे ने, जो अभी मरने वाला था, उसने एकदम खामोशी से अपना हाथ सीधा सू थियानवेन की छाती पर रख दिया। शुरुआत में सू थियानवेन को लगा कि शायद ये दर्द की वजह से कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन अगले सेकंड उसके दिल में खतरे की ऐसी भयानक घंटी बजी जैसी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी।
इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके शरीर का ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंजिबल बैरियर एक साथ चालू हो गए। अचानक से एक बहुत ही भयानक रोशनी और सोल पावर का ऐसा भयंकर तूफान उठा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अफसोस, वो बहुत लेट हो चुके थे। सू थियान वैन की छाती पर बिल्कुल खामोशी से एक गहरे नीले रंग का भंवर बन चुका था। वो एक क्लास 9 सोल इंजीनियर था, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव बैरियर और इनविंसिबल बैरियर दोनों के दोनों उस नीले भंवर के सामने कागज की तरह फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसी वक्त उस पीले पड़े हुए घायल लौंडे का हाथ सू थियान वैन की छाती के एकदम आर पार हो चुका था। और अगले ही पल उस घायल लौंडे के शरीर के बीचों बीच से एक ऐसा खौफनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट हुआ जिसने आसमान फाड़ दिया। उसके आसपास जो लौंडे खड़े थे वो तो वहीं खड़े खड़े चिथड़े उड़ गए। यहां तक कि जो वाइस कमांडर्स थे वो भी उस भयंकर स्पिरिचुअल पावर के झटके से मीलों दूर हवा में फिंक गए। शिया शुआन शेन का भी यही हाल हुआ। वो हवा में कई दर्जन दूर जाकर गिरा। उसका शरीर हवा में ही सुन्न पड़ गया और उसके उड़ने वाले सोल टूल ने भी काम करना बंद कर दिया। वो घायल लौंडा और वो दूसरा लौंडा जिसने उसे कंधे पर उठाया था, वो दोनों ही उस धमाके में भाप बनकर गायब हो गए। इसके बाद वो बड़ा सा लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर थोड़ा सा हिला और वहां से दो परछाइयां एकदम खामोशी से गायब हो गईं। ये जो लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर होता है ना, ये सिर्फ बाहर से होने वाले हमलों को रोकता है। अगर हमला अंदर से हो तो ये कुछ नहीं कर सकता। अंदर वाले लोग आराम से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई अंदर नहीं आ सकता। उन दोनों परछाइयों के गायब होने के बाद ही सू थियान वैन का शरीर जाकर उस बैरियर से टकराया। शिया शुआन शेन ने पागलों की तरह उसकी तरफ छलांग लगाई ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम! सू थियान वैन का शरीर उसी पल एक भयानक धमाके के साथ फट गया और उसके मांस के अनगिनत टुकड़े चारों तरफ हवा में बिखर गए। शिया शुआन शेन का प्रोटेक्टिव बैरियर तुरंत एक्टिवेट हो गया, जिससे वो बच गया, लेकिन आसपास के कई लौंडे उस धमाके में या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। और वो दोनों लोग जिन्होंने ये सब किया था, वो बिना कोई नामो निशान छोड़े वहां से फरार हो चुके थे। कमीनो, सालो! शिया शुआन शेन पागलों की तरह चीखने लगा। इंपीरियल ड्रैगन लीजन के सारे लौंडे भी रोने और चिल्लाने लगे। सू थियान वैन बहुत लंबे समय से इस लीजन का कमांडर था। अब जब वो मर चुका था तो पूरी इंपीरियल लीजन एकदम अनाथ और बेसहारा महसूस कर रही थी। किसने सोचा था कि एक क्लास 9 सोल इंजीनियर और इस एम्पायर का प्रिंस ऐसे कुत्ते की मौत मारा जाएगा। वो अपने दुश्मनों को छू तक नहीं पाया। सारे लौंडे सदमे में रो रहे थे। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उनके दुश्मन दिखते कैसे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, वो कमीने उनके इतने टाइट सिक्योरिटी बैरियर के अंदर घुसे कैसे। अब वहां से कई हजार मीटर दूर हवा में हु यू हाओ धीरे धीरे अपने असली रूप में वापस आया और उसके हाथ में टांग वू टोंग का हाथ था। बेशक वो सिर्फ एक दूसरे को देख सकते थे। सन मून एम्पायर के उन बेवकूफ़ों की इतनी औकात नहीं थी कि वो उन्हें देख सके। जी हाँ गाइस, इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों लौंडे जिन्होंने सू थियान वैन को मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हु यू हाओ और टांग वू टोंग थे। और अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक परफेक्ट सरप्राइज अटैक और असैसिनेशन था। गाइस, देखा आपने हु यू हाओ का दिमाग? उसने सिर्फ बाहर से हमला नहीं किया, बल्कि दुश्मन के अंदर घुसकर उनके सबसे बड़े लीडर को ही मौत के घाट उतार दिया। सन मून एम्पायर वालों के पास अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अब देखना यह है कि शिया शुआन शेन अपने अकेले दम पर इस टूटी हुई आर्मी को कैसे बचाएगा, या वो भी मारा जाएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर एक्सप्लेनेशन मस्त लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।